चलिए लार्ज कैप की बात हुई है, थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। हम जरा यहाँ पर मिड कैप का भी यहाँ पर सोच ले लेते हैं कि कौन कौन से फंड कितना कितना बेंचमार्क रहा है, कितनी जो फंड्स हैं वो बेंचमार्क को बीट करने में कामयाब रही हैं और कौन कितनी फंड्स कितनी स्कीम्स नहीं रही हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो बेंचमार्क इसका है मिड कैप फंड्स का, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है, जिसने कि पिछले एक साल में 2.27% का रिटर्न दिए हैं। इस कैटेगरी में कुल स्कीम्स हैं 32, जिनमें से 16 ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, उससे बेहतर परफॉर्म किया है, और 16 ने बेंचमार्क से पीछे रह गए। यानी कि 50-50% यहाँ पर इक्वेशन है। 50% अच्छी रही हैं और 50% स्कीम जो हैं वो बेंचमार्क से भी नीचे रही हैं। इनमें सबसे ऊपर की अगर बात करें, सबसे बढ़िया टॉप परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो ICICI का प्रूडेंशियल मिड कैप फंड बीते एक साल में 11.11% का रिटर्न इसने दिया है। इसके बाद है HSBC का मिड कैप फंड, जिसने 7.54% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। उसके बाद है वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड, जिसने 5.42% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। बिल्कुल। और ये जो डेटा है, आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, रेगुलर प्लान का डेटा है, डायरेक्ट प्लान का डेटा नहीं है। लेकिन सर, अब इस डेटा पे अगर हम डिस्कशन करें, 16 स्कीम ऐसी रही जिन्होंने बेहतर बेंचमार्क से परफॉर्म किया, 16 ही स्कीम ऐसी रही जो पीछे रह गई हैं बेंचमार्क से। इसके अलावा अगर हम देखें, जो टॉप के फंड्स नजर आ रहे हैं, बेंचमार्क का जितना रिटर्न रहा है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई का, उससे तो अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है। सर 2% का रिटर्न बेंचमार्क का हम देख पा रहे हैं, लेकिन फंड्स ने तो 11, 7, 5% तक के रिटर्न दिए। मिड कैप फंड्स, मिड कैप कैटेगरी जिसको अक्सर रिस्की माना जाता है किसी भी निवेशक के लिहाज से, खासकर कि कोई नया निवेशक है तो ये सजेशन नहीं होता है कि उसको मिड कैप या स्मॉल कैप से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन सर, रिस्की होने के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन बीते एक साल में, क्या वजह आप देख रहे हैं? जी, तो देखिए, आई थिंक अगर आप देखें कि जो मार्केट में पिछले साल बिकवाली देखने को मिली है, वो बहुत ही बड़े एक्सटेंट पर FIIs की सेटिंग थी। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते हैं बाजार में, तो सबसे पहले वो उन क्षेत्रों को बेचेंगे जहां पर उनकी होल्डिंग ज्यादा है, और उनकी होल्डिंग अमूमन जो है वो लार्ज कैप्स में, बैंकिंग में, इंफ्रा में, ऐसे नामों में ज्यादा होती है, बिकॉज वो लिक्विडिटी चाहते हैं, वो क्विक आउट चाहते हैं, तो वो हमेशा लार्ज कैप नामों में ही ज्यादा निवेश करते हैं। तो जिस सेगमेंट में उनका सबसे ज्यादा निवेश था और जहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने सेलिंग करी, वो लार्ज कैप बना। इसलिए हमने देखा कि लार्ज कैप इंडेक्स में थोड़ा दबाव पूरे साल बनता रहा। हालांकि लार्ज कैप में बहुत ज्यादा पैसिव फ्लो भी जाता है, बहुत सारा ETF, EPFO का पैसा भी जाता है, तो वो इनफ्लो भी काफी है। बट FIS की जो सेलिंग थी वो बहुत हैवी थी पिछले साल में, एंड उसी के चलते आपने देखा कि लार्ज कैप में काफी गिरावट आई। अब मिड कैप ऐसा क्षेत्र है जहां पर घरेलू फंड मैनेजर्स, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और इवन रिटेल निवेशक बहुत एक्टिव है बाजार में। प्लस इसका यूनिवर्स भी थोड़ा बड़ा है, 150 स्टॉक्स का यूनिवर्स है सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा FII होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर FII की सेलिंग कम देखी, और जो SIP एलोकेशंस और डोमेस्टिक एलोकेशंस आते हैं उनकी काफी खरीदारी भी रही। तो मिड कैप पे इतना बुरा असर नहीं पड़ा जितना लार्ज कैप पे पड़ा। तो यही कारण है कि मिड कैप का परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक संभला हुआ दिख रहा है, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। लेकिन सर, निफ्टी और मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, अगर जैसे कि 150 TRI को ले लें या फिर 100 मिड कैप 50 कंपनीज भी अगर ले लें, तो उसने पिछले एक साल में परफॉर्मेंस यहाँ पर तो अच्छे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स की सर बात करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने नहीं दिया है। मतलब 3 या 4% का ही रिटर्न दिया है। इन केस अगर जैसे कि हम लोग आगे नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर रहे हैं, मिड कैप को लेकर सर आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? खासतौर पर अभी Q1 के अभी Q4 के नतीजे भी अभी आएंगे, उसका इंपैक्ट आपको अच्छा लग रहा है कि मिड कैप के ऊपर अच्छा पड़ेगा? देखिए, अब से 1 महीने पहले तक हम लोग बहुत ही ज्यादा बुलिश थे कि लार्ज एंड मिड कैप इज द सेगमेंट। अगर जब भी रिकवरी आएगा मार्केट में इस गिरावट के बाद में, तो मिड कैप विल बी द सेगमेंट जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा आपको रुझान देखने को मिलेगा, और शायद अभी भी वही व्यू हमारा कायम है। हालांकि इकोनॉमिक रिकवरी की जहां हम बात करते हैं, वहां मुझे लगता है कि उस पर थोड़े से सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, और उसका जो टाइमलाइन था अभिषेक, वो थोड़ा पीछे खिसक गया है। क्योंकि जितना ज्यादा ये युद्ध चलेगा, जितने ज्यादा दिन तक ये खींचेगा, उतना ही ज्यादा आपकी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी, उतना ही ज्यादा आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है देश में ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, और एक बार जब प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और ऊपर के स्तर पर सेट हो जाती हैं, तो वो फिर वापस मुड़ के पीछे नहीं आती। इतनी जल्दी से आप उनमें करेक्शन नहीं देख पाते। अगर किसी इंडस्ट्री ने रेफ्रिजरेशन की कॉस्ट को बढ़ा दिया है, तो वो 10% से बढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2 क्वार्टर के बाद जब सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी तो उसको वापस कम कर देंगे। ये एक परमानेंट इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में, और हर लेवल पर, हर स्तर पर आप देखेंगे कि प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं आज से 1-2 महीने के, 1-2 क्वार्टर के बाद, राइट। तो उसका मुझे लगता है इकोनॉमिक की ग्रोथ पे काफी फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़ों से समझाऊं, तो अगर ऑयल का प्राइस $100 पर रहता है इस पूरे क्वार्टर में, एवरेज प्राइस, मीडियन प्राइस, तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके प्रोजेक्शन जो 7.24 के आसपास
चल रहे हैं 7.2 7.4 के आसपास, वो गिरकर 6.5 पे आ जाएंगे। अगर ऑयल का प्राइस $120 पर चलता है एक क्वार्टर पे, तो वही इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जीडीपी का जो है आपका, वो गिर के 5.5% पे आ जाएगा जीडीपी। तो इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एंड ये शायद अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब युद्ध रुकेगा और इसका सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाएगा, तो काफी काफी डीपर इकोनॉमी को हिट कर चुका होगा, राइट। तो अगर ये जल्दी ही नहीं रुकता है, तो मुझे लगता है कि हमें अगले 1-2 क्वार्टर और थोड़े रेंज बाउंड देखने को मिलेंगे और वैसे देखने को मिलेंगे। तो क्या ये मिड कैप के लिए अच्छा टाइम है? यस, अगर आप ब्रेव हार्टेड हैं और आपके पास में 3 साल 5 साल का नजरिया है, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम कि आप अपने एलोकेशंस बनाएं, यहाँ पर आप अपने कॉर्पस को इकट्ठा करें और मिड कैप में अपने कॉर्पस को इकट्ठा करें। बट इससे बहुत जल्दी रिटर्न की उम्मीद ना रखें। बहुत जल्दी आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे, तो वैसा नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, हो सकता है थोड़ी और वोलेटिलिटी देखने को मिले, बट सबसे ज्यादा अगर अच्छा पैसा कहीं बनेगा तो वो मिड कैप सेगमेंट से बनेगा, बिकॉज यहाँ पर एक साथ में फिर एफआईआईज की और डोमेस्टिक दोनों बाइंग आएगी जब भी आएगी। एंड मुझे लगता है कि दिस सेगमेंट विल डू द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द 3 मार्केट कैप सेगमेंट्स। ठीक है सर, मतलब लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि ये जो पास रिटर्न्स हैं, इनको देखकर आगे के रिटर्न्स की उम्मीद ना रखें और बहुत जल्दी पैसा कमाने की भी उम्मीद ना रखें। आपको डिसिप्लिन चाहिए, निवेशित रहेंगे, तभी आपको किसी भी कैटेगरी में अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। सर एक चीज़ और, डेटा तो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, चाहे लार्ज कैप का हो गया, मिड कैप का हो गया, आगे और भी कैप्स पे डिस्कशन होगा, लेकिन ये रेगुलर प्लान्स का डेटा, एक बार आप दर्शकों को ये क्लैरिटी दे दीजिए कि रेगुलर प्लान किस तरीके से काम करते हैं, डायरेक्ट प्लान किस तरीके से काम करते हैं। जी, आई थिंक ये वाला डिस्कशन तो आपके चैनल पे काफी टाइम से हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, बट मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। रेगुलर प्लान यानी आप किसी माध्यम से, किसी जरिए के थ्रू निवेश करने जा रहे हैं। तो जो जरिया है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर का हो, चाहे वो बैंक का हो, जिसने भी आपकी मदद की है, जिसने भी आपकी हेल्प की है, उस जरिए की एक कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट वो एक्सपेंस रेशियो में शामिल होती है उस फंड के, राइट। तो आप का जो एक्सपेंस रेशियो होगा किसी भी स्कीम में, वो रेगुलर प्लान में थोड़ा ज्यादा होगा। जब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका रिटर्न थोड़ा कम होगा। अगर आप लार्ज कैप सेगमेंट में देखें, तो करीब 50 से 70 पैसे का डिफरेंस होता है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो में। इसका मतलब डायरेक्ट प्लान में आपको 50 से 70 पैसा रिटर्न ज्यादा आएगा सेम स्कीम के अंदर में। मिड कैप में अगर देखें तो 70 से 90 पैसा या 70 पैसे से 1% के बीच का डिफरेंस होगा। स्मॉल कैप में भी करीब 80 पैसे से 1.25% के बीच का डिफरेंस होगा, राइट। तो ये डिफरेंस, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है दिव्या। अगर आप 10, 15, 20 साल तक रेगुलर में निवेश कर रहे हैं और उतने ही साल तक डायरेक्ट में निवेश कर रहे हैं, तो जो आपके पोर्टफोलियो खड़े होंगे वो बहुत अलग होंगे, बिकॉज कंपाउंडेड इम्पैक्ट ऑफ 1% एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर 20 years इज मैसिव। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्ट जब आप करने जाते हैं, तो क्या आपके पास में सही सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं जिनके थ्रू आप ये कर रहे हैं, या आप अपने खुद की स्टडी पे कर रहे हैं। तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप सही चुनाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कहाँ आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अबाउट कब और कैसे आप कर रहे हैं, राइट। तो वो जो बिहेवियरल साइंस है उसके लिहाज से अगर आपको सोचना है और समझना है, तो हो सकता है कि आपको एक सारथी की जरूरत पड़े हमेशा। तो सिर्फ कॉस्ट को ना देखें, ये भी देखें कि कहां पर क्या कॉस्ट इम्पैक्ट और कॉस्ट रिटर्न बेनिफिट एनालिसिस कर ही किसी में कूदें। बट उसमें कोई दो राय नहीं है कि डायरेक्ट में आपके रिटर्न ज्यादा अच्छे दिखेंगे ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी वेल सेड। इस बीच कई सारे दर्शक हमारे यहाँ पर आ गए हैं और कमेंट्स में कई सारे सवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक एक करके उनके लेते हैं, लेकिन इससे पहले स्वागत कर लेते हैं। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर आपको भी गुड आफ्टरनून। उसके बाद है जॉन इंजाद, ये कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद है रोहित कुमार जी, सवाल पूछा है, अभी सवाल लेते हैं सर आपका। उसके बाद है राम यादव जी, नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते सर आपको। और रोहित कुमार जी का पहले यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से उनके सवाल पूछने की मतलब वो कह रहे थे कि ले लीजिए प्लीज़। सर ये कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपये लमसम निवेश करने हैं, अभी कौन सा फंड सही रहेगा इस वक्त पे? 50,000 रुपये लमसम निवेश करना चाह रहे हैं सर ये। रोहित जी, मुझे आपका निवेश का टेनर नहीं पता है, बट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और मिनिमम 5 साल तो आप रखने को तैयार हैं। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे मिड कैप फंड का चुनाव करना चाहिए यहाँ पर, या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड को ले सकते हैं। मिड कैप श्रेणी में आप इन्वेस्को मिड कैप, ईडलवाइज मिड कैप, प्रू आईसीआईसीआई मिड कैप, किसी भी अच्छे मिड कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी अ गुड चॉइस।